विद्यार्थियों, हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होती है, बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होती है, बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे ज्ञात की जाती है और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कैसे ज्ञात की जाती है। अब तक हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं में इनका अध्ययन कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे, अगली अवधारणा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC। विद्यार्थियों, हमें ये पता है कि घरेलू अवधारणा राष्ट्रीय अवधारणा तब बनती है जब उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए। यदि हम साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दे तो हमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद घरेलू आय की समान होती है, उसी प्रकार साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के समान होगी। इसका मतलब है NNPFC बराबर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय के कुल जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अब अगली अवधारणा है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GNPFC। यदि हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में गिरावट व्यय को जोड़ दे तो हमें साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, एक वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय जिसमें गिरावट व्यय शामिल होता है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अब है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को साधन लागतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPFC भी कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था, एक वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादन के सभी साधनों को जो भुगतान मिलता है उसका योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, इन सब का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको हम, अगर हमें NNPMP बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है तब भी हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं। NNPMP में से इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर को घटाकर और सब्सिडी, आर्थिक सहायता को जोड़कर NNPFC प्राप्त की जा सकती है। अब इसकी अगली अवधारणा है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। इसका मतलब उस आय से है जो किसी देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध उसके पास में रहती है। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय से है जो उस देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का जोड़ है। अगर हम राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण को जोड़ दे
तो हमें राष्ट्रीय प्रयोज्य आय प्राप्त हो जाती है। अब अगली अवधारणा है निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र है उनका स्वामित्व और नियंत्रण निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र का जो नियंत्रण है वो सरकार के हाथ में रहता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की कारक आय जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होती है उसे निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय कहा जाता है। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का केवल वह भाग ही शामिल किया जाता है जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। इसमें सरकार की विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचत को शामिल नहीं किया जाता। यह सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। इसके अंदर निजी क्षेत्र से प्राप्त आय को ही शामिल किया जाता है। सामने स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से सरकार की विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचत को घटा दे तो हमें यह प्राप्त हो जाती है। अब अगली अवधारणा है निजी आय। निजी आय निजी क्षेत्र जिसमें व्यक्ति और संस्थाएं दोनों शामिल होते हैं को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय तथा हस्तांतरण आय होती है। इसके अंतर्गत घरेलू क्षेत्र तथा विदेशों से निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय सम्मिलित है। निजी आय ज्ञात करने के लिए निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय में राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, इन सब को अगर हम जोड़ दें तो हमें निजी आय प्राप्त हो जाती है। अब इसकी अगली अवधारणा है वैयक्तिक आय, पर्सनल इनकम। वैयक्तिक आय परिवारों को प्राप्त सभी प्रकार की कारक आय तथा चालू हस्तांतरण का कुल जोड़ है। वैयक्तिक आय के अंतर्गत व्यक्तियों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है। लाभ का कुछ भाग अवितरित लाभ जिसे निगम बचत भी कहते हैं इसके रूप में फर्मों के पास में रह जाता है, और लाभ का कुछ भाग सरकार भी कर लगाती है तो उसे उसके पास में रह जाता है जिसे निगम लाभ कर कहते हैं। तो इस प्रकार निगम बचतें और निगम कर दोनों ही परिवारों को प्राप्त नहीं होते, इसलिए इन्हें निजी आय में से घटाया जाता है। तो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर निजी आय में से अवितरित लाभ और निगम कर दोनों को घटा दे तो हमें वैयक्तिक आय प्राप्त हो जाती है। अब अगली अवधारणा है वैयक्तिक प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा उनके पास सरकार द्वारा उनकी आय तथा संपत्तियों पर लगाए गए सब प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद
बचती है। तो इस प्रकार अगर हमें वैयक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात करनी है तो हमें वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष वैयक्तिक कर और सरकारी फीस व जुर्माने अगर इनको घटा दे तो हमें यह आय प्राप्त हो जाती है। अब है राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। जो राष्ट्रीय आय है इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र की आय को शामिल किया जाता है, जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय ही शामिल की जाती है। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किए जाते, जबकि निजी आय में हस्तांतरण भुगतान को शामिल किया जाता है। इसमें तीसरा अंतर है कि राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाता, जबकि निजी आय में इनको शामिल किया जाता है। तो ये राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर है। अब है वैयक्तिक आय तथा राष्ट्रीय आय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें पहला अंतर है राष्ट्रीय आय जो है वो सृजन संबंधी धारणा है, जबकि वैयक्तिक आय प्राप्ति संबंधी धारणा है। दूसरा अंतर है राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की ही आय को शामिल किया जाता है, जबकि वैयक्तिक आय में सार्वजनिक क्षेत्र की आय को शामिल नहीं किया जाता। तीसरा अंतर है राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय जो है या कारक आय इसी को ही शामिल किया जाता है, हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता, जबकि वैयक्तिक आय में दोनों ही साधन आय या कारक आय और हस्तांतरण आय दोनों को ही शामिल किया जाता है। अगला अंतर है राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि वैयक्तिक आय में इनको शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में निगम कर और निगम बचतें दोनों ही शामिल होती हैं, जबकि वैयक्तिक आय में ये दोनों ही भुगतान शामिल नहीं होते। तो ये दोनों में मुख्य मुख्य अंतर थे। राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय एक दृष्टि में जो अब तक हमने पढ़ा था, जितने भी अवधारणाएं थी वो आपको एक दृष्टि में आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है कि जीडीपीएमपी क्या है, जीएनपीएमपी जीएनपीएमपी ज्ञात करने के लिए जीडीपीएमपी में प्लस एनएफआईए विदेशों से प्राप्त संसाधन को आय को जोड़ दें तो हमें जीएनपीएमपी प्राप्त हो जाता है। फिर तीसरा है एनएनपीएमपी, अगर हम जीएनपीएमपी में से अगर डी मतलब मूल्य ह्रास को घटा दें तो हमें बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएमपी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी ये जो अब तक हमने पढ़ा था उसका एक तरह से यहाँ ये सार आप लोग देख सकते हैं।